2018 13 जुलाई का दिन था। सुबह 11 बजे मेरे वालिद ने मेरे साथ कॉल पे बात की कि आज मस्तूम में हमारा आखिरी जलसा होगा, इसके बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेटा में, फिर इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक। तो उससे चंद 2 रोज़ पहले उनके एक वीडियो गर्दिश कर रहा था सोशल मीडिया पे, जो कि वो आवाम के दरमियान है और मोटरसाइकिल पे वो वाहिद आदमी थे जिसने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था और मोटरसाइकिल पे मस्तूम जैसे हाई अलर्ट रेड एरिया में वो वर्क कर रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी और थोड़ा मैं, क्योंकि मेरे भाई की बात उनके साथ क्लोज हो गया था, तो चिढ़ के कहा था कि आपके बाद हमारा क्या होगा, You are the only son, right? आई एम द ओनली सन। तो मैंने कहा कि आपके बाद हमारा क्या होगा, अपने बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचें और कितना हम नुकसान बर्दाश्त कर सकें। तो ये बात मैंने 11 बजे की। तो 12 बजे के लगभग धमाका हुआ वहाँ, सुसाइड अटैक था। दाइश और BLA ने कबूल की थी उस पर। तो 300 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। 300 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एट अ मोमेंट 200 थे, और फिर जो जख्मी जो बढ़ती चली ऐसी। मैं थाईलैंड में था, मुझे ट्रेनिंग उस टाइम, थाईलैंड क्योंकि 2 घंटे आगे होता है, तो ट्रेनिंग का टाइम था हमारा। तो वापस जब मैं आया, मैंने लॉकर में मेरा फ़ोन था, मैं चेक की तो हज़ारों मिस कॉल्स आई हुई थी मेरे अजीज़ करीब के, और लोगों के मैसेज फेसबुक में आए हुए थे। उस टाइम मैं इतना सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता था, जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज की थी, भाई वालिद साहब आपके ठीक है। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि क्या हुआ है। मैंने बोला ठीक है, आई जस्ट टॉक्ड विद हिम। फिर जब मैंने टीवी खोली तो हेडलाइन में चल रहा था कि मस्तूम में धमाका, मस्तूम में धमाका, और पहले कहा जा रहा था कि शदीद जख्मी है। तो फिर मैंने वालदा को बताने से गुरेज की। मैंने कहा कि भाई पहले से एक वो वहाँ पर आपके साथ मेरे साथ ही। अच्छा ठीक। फिर मैंने कहा कि मैंने अजीज़ करीबों से हाल अहवाल की, कहते हैं ज़ख्मी है। फिर मुझे जो एम्बेसी वाले मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे भेजी, जिधर वो स्ट्रेचर पर है और सारा खून उनके उससे बह रहा है। तो मुझे पता चला कि भाई इट इज़ वेरी सीरियस। तो अफसोस भी हो रहा था कि मैं उनके साथ नहीं था। फिर वालदा को हमने नहीं बताया। फिर हमने उसी टाइम टिकट्स बुक करा के कहा कि जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन उधर मौजूद होना लाजमी है। कल के दिन ये ना बोलें कि भाई लड़का भी भाग गया, वालिद शहीद हो गया। तो मैं वहाँ गया, और वहाँ जब मैं कराची एयरपोर्ट पे लैंड की हमने बैंकॉक से, तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने हमारी इस्तकबाल की। रोने को बहुत दिल चाह रहा था। उस टाइम मुझे पता चला था कि वालिद शहीद हो गए। उनकी तस्वीरें जो गुस्ल वाली होती हैं उन मुझे भेजा था उन्होंने। तो बड़ा रोने को आ रहा था, दिल मेरा पट रहा था। लेकिन जो लोग मुझे रिसीव करने आए थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बड़े थे, वो रो रहे थे। तो मैंने समझा अगर इस टाइम मैं रोऊं और वो भी रो रहे हैं तो उनको दिलासा देने वाला कोई और नहीं होगा। फिर अकेले मैं आज भी रोता हूँ। आज भी ऐसे जब 13 जुलाई आता है, मेरे भाई की जिक्र होती है, वालिद का, अकेले आज भी रोता हूँ। लेकिन कभी भी मैंने दुश्मन को या लोगों को ये नहीं दिखाया कि भाई मैं इतना कमज़ोर हूँ कि सिराज के बाद जमाल कुछ नहीं। याद ज़रूर आता है कि वो हमारा एक चत था। वालिद का ना होना ज़िंदगी में मेरे ख़्याल से इससे बदतर कोई नुकसान नहीं हो सकता, और इससे बढ़कर नुकसान हमारा आज के बाद नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि उन्होंने एक मकसद के लिए कुर्बानी दी थी, और उस मकसद को ज़िंदा रखना ही हमारी कामयाबी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस उनके नक्शे कदम पर हम अपने लोगों की भी जो है खिदमत कर रहे हैं, अपने लोगों की आवाज़ के लिए आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। और मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में मैं उन शुहदा की भी देखभाल कर रहा हूँ जो कि हमारे ऊपर शहीद हुए। कल के दिन ये ना हो कि वो कहें कि आप MNA बन गए हैं और हमारे बच्चे आज भी रोडों पे पिस रहे हैं, रो रहे हैं। तो उनको मैं तालीमी एड भी अपने जेब से अखराजात बर्दाश्त करता हूँ उनके लिए। तो ये एक ऐसा कटन मोड़ था हमारे लिए कि मुझे फैसला करना था कि ये करना है। अगर करना है तो थाईलैंड से वापस आकर हर चीज़ की कुर्बानी देनी होगी। हर चीज़ से मुराद करियर, एजुकेशन, एवरीथिंग। और थ्रेट्स भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें नापसंद करते हैं और हमारे जान के पीछे हैं। तो ये एक बहुत, और इसमें मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट जो खातून है उसकी जिक्र करना चाहता हूँ, जो मेरी वालदा है। वज़ारन वो है थाईलैंड की, जिस पे मुझे बहुत ताना भी दिया जाता है कि ये असल बलोच नहीं है, ये तो थाईलैंडी है। लेकिन मुझे उन पे फ़ख्र है कि इन्होंने अपना शौहर, अपना बेटा, अपना आज़ादी, हर चीज़
इस मुल्क के लिए कुर्बान की हालांकि उनका मुल्क नहीं है, मुल्क से नहीं है। और आज भी मैं हल्फन ये कहता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने आज तक, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ या इस आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी बोल्डनेस मुझ में है, तो बिकॉज ऑफ हर। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि बेटा आपको थ्रेट है। उन्होंने कहा बेटा आपके साथ जो लोग हैं, जो आपके वालिद के साथ थे, उनको आज थ्रेट है, तो आप उनसे बालातर नहीं हो, आप भी मेरे लिए उतने ही, वो भी मेरे बेटे, तो आप उनके साथ मिलकर काम करें। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बात आती है पाकिस्तानियत की, इज्जत पे, तो आप डट के कर रहे हैं और मैं आपके साथ हूँ। और मेरे वालिद भी यही कहते थे, एक हकमल मैंने पाकिस्तान के लिए कुर्बान की, जमाल अभी भी जिंदा है, वक्त आने पर जमाल भी कुर्बान करूँगा, अगर पाकिस्तान ने चाहा तो सिराज भी पाकिस्तान के नाम के लिए कुर्बान। अच्छा, कितना मुश्किल होता है, जब मैं तब से सोच रहा हूँ कि 17 साल के एक नौजवान है जी, वो कराची एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है और भाई उसका ऑलरेडी जा चुका, वालिद के जाने की खबर सुना दी गई और अब बज़ाहिर लगता है कि वो पागल हो जाएगा, अपना आपा खो देगा, ज़ारो-कुता रोता रहेगा। वो उतरा, किस चीज़ ने इतनी हिम्मत दी जो आपने इस मुल्क को खैरबाद नहीं कहा, जो आपका वालिद खा गया, बेटा खा गया, उस सूबे को खैरबाद नहीं कहा, उन हालात को, उन लोगों को खैरबाद नहीं कहा जो बज़ाहिर आपके लोग हैं भैया, लेकिन लोग भी आपके लोग हैं। बिल्कुल ऐसी कदर नहीं की उन्होंने उस शख्स की जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, फिर भी वापसी हुई। किस चीज़ ने इतना हौसला दिया? नासिर भाई, सबसे पहले तो एक चीज़ वाज़े हो कि जब लोग आजकल के दौर में कहते हैं कि भाई जमाल रहसानी एक लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहा है, M.A. बन गया है, मतलब इसकी कोई, मतलब ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, ठीक है जी, ठीक है। कुर्बानियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने, जैसे आपने कहा, मुझे लाशों के अलावा, खासकर बलूचिस्तान के अवाम ने मुझे कुछ नहीं, साफ बात है, ठीक है, कैंडिडली, फ्रैंकली स्पीकिंग, और ये हकीकत है, ठीक है जी। हम लोगों में खुशियाँ देना चाहते थे और उन्होंने हमें गोलियों दी, ठीक है जी, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स ने, वो भी हमारे लोग हैं। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे मोटिवेट की, वो जो आम आदमी हो नहीं होता, गरीब, जो कि रो के, जिसके पाँव में चप्पल तक नहीं है, वो आपको अपना उम्मीद समझता है। जो कि एक खातून जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है, वो कहता है आप मेरे बेटे भी हो, मेरे बड़े भी हो, मेरे भाई भी हो, आप मेरे लिए कुछ करके दिखाओगे। तो ऐसे लोगों ने मुझे मोटिवेट की कि मैं जो अपना थाईलैंड का लाइफस्टाइल है, अपना जो हर जो कैरियर है, वो छोड़ के वापस आके, जिधर मुझे थ्रेट्स भी, नेशनलिटी भी छोड़ दिया, नेशनलिटी भी छोड़ दी, फुटबॉल कैरियर भी छोड़ दिया, तालीम तो मुकम्मल हो गया था, तो यहाँ पे आके जिधर मुझे हर दिन थ्रेट्स आते हैं, पिछले हफ्ते भी मेरे लोगों को शहीद किया गया, आज भी मेरे नाम पे बाकायदा थ्रेट्स आते हैं। लेकिन उन लोगों की ये बेवकूफ़ी है कि सिराज रहसानी जैसे आपके पास एक एसिड था, वो पाकिस्तानियत की बात करता भी था और आप लोगों की भी बात करता था, बलोचों की भी बात करता था, पठानों की भी बात करता था, पश्तूनों की भी बात करता था, सिंधियों की, कि हम एक परचम तले यकजा हो जाए। वो परचम क्या था? इंडिया का तिरंगा नहीं था, वो सब सिलाली पाकिस्तानी परचम था। हाँ, हमें ग्रीवेंसेस ज़रूर हैं अपने स्टेट से, मुझे भी है कि मेरे वालिद के बाद बहुत सारे लोगों ने ना ही मुझे ओन की, ठीक है, मेरे ख़ानदान ने मुझे डिसोन की, ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं। लेकिन क्या इसका हल ये था कि मैं पहाड़ों पे जाके बंदूक थामूं और लोगों को शहीद करूं? नहीं, इसका सियासी हल भी है, माशी हल भी है। तो मैं उनको आपकी तवज्जो से मदऊ करना चाहता हूँ कि और कितना कुर्बानियाँ हम देंगे। आज भी इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। ये भी हमारा चमन है, पाकिस्तान हमारा चमन है, और इस चमन के लिए हमने लहू दी है, और कितना लहू दे।